अब आते हैं कि जो डक्टलेस ग्लैंड से, मतलब जो ग्लैंड से सिक्रेशन निकल के हमारे ब्लड में जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वो सिक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स क्या क्या करता है? हार्मोन्स क्या क्या करता है? तो हार्मोन का काम होता है बेटा डेवलपमेंट, ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होना, रिप्रोडक्शन में यूज होना। ठीक है, और होम्योस्टेसिस के लिए होता है। स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो सिक्रेशन होता है बेटा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहुत स्लो जाता है, लेकिन जब एक बार चला जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक पूरे रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे शरीर में कौन कौन से एंडोक्राइन, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ब्रेन में 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये याद रहेगा। उसके बाद आ जाओगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, नेक के पास में। नेक में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद नीचे चले आओगे बेटा वो थोरैक्स के पास में, वहाँ पे कौन सा होता है? थाइमस होता है। उसके बाद नीचे आ जाओगे बेटा पैंक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाओगे तो वहाँ पे ओवरी, टेस्टिस और प्लेसेंटा होगा। मेल में ओवरी होगा, मतलब फीमेल में ना, और मेल में क्या होगा? टेस्टिस होगा। ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना और समझना। जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा कौन कौन से होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और एड्रिनल। ये मेजर होते हैं, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ओके, एक लोकेशन पूछा जाता है आपको, आप वाइवा दोगे तो आप सपोज कर लो खड़े हो जाओगे या तो कोई रखा रहता है, टेबल रखा होगा, उसमें मार्क कर दिया जाएगा कि कौन सी ग्लैंड कहाँ है, वो पहचानना पड़ेगा आपको। एक आइडिया रहेगा आपके, तब पहचानोगे ना कि ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, नेक में कौन सा होता है, थोरैक्स में कौन सा होता है, एक आइडिया बनेगा। ठीक है, ये मेजर पूछा जाएगा, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ तो क्या बताओगे? ठीक, उसके बाद आ जाओ बेटा पिट्यूटरी में। हमने कहा था आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। किसमें? एंटेरियर, पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में होता है। मैंने कहा था इंटरमीडिएट मत याद करो क्योंकि हम लोगों को नहीं पाया जाता, लेकिन आज उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा मैं कि इंटरमीडिएट में MSH हार्मोन होता है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, MSH बोलते हैं उसको। ठीक, ये हमारे मतलब हम लोगों में नहीं होता बेटा, एक्चुअली ये वर्टिब्रेट्स में होता है। इतनी बातें समझना कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट। उसके बाद एंटीरियर से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 6 हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर से बेटा टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं। ठीक है, 2। मैंने कहा था बेटा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक, उसका सिंथेसिस और सिक्रेशन दोनों कहाँ होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है, स्टोर और सिक्रेशन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवाइज हुआ कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस और सिक्रेशन, ठीक है बेटा, दोनों कहाँ से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसका सिंथेसिस कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस में, ऊपर। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें देखो हाइपोथैलेमस कहाँ है? ऊपर है ना, पिट्यूटरी नीचे है ना। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन का फॉर्मेशन होगा वो हाइपोथैलेमस में होता है, वहां से बन करके नीचे आता है। ठीक है, हेयरिंग बॉडी के थ्रू वो स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहीं से रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब आ जाओ बेटा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बेटा? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? जब ये थायराइड ग्लैंड पे जाता है बेटा उसको स्टिमुलेट करता है, इसका काम ये होता है।
उसके बाद होता है ACTH। ACTH कहाँ जाता है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो आपका ग्रोथ हार्मोन TSH, ACTH दो हार्मोन्स होते हैं, एक FSH, LH। ये दोनों कहाँ पे काम करता है? निकलता यहाँ है, जाकर के ओवरी में काम करता है या टेस्टिस में काम करता है। ठीक है। और उसके बाद एक प्रोलैक्टिन हो गया। ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन निकलते हैं, ADH निकलता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन निकलता है। मैंने क्रिमोनिक्स बताया था यहाँ पे। क्या क्या बताया था? रियो बोला था, SSPL बोला था। ठीक है। REO तो मिल्क का। ठीक है। जब बेटा पस्चुरेशन होता है, जब बेबी पैदा होता है, तो जो मदर से मिल्क का इजैकुलेशन और रिलीज, ये दोनों कौन सा हार्मोन कराता है? रियो गया REO, रिलीज और इजैकुलेशन। ये दोनों कौन सा कराता है बेटा? या इजेक्शन वर्ड देता है या इजैकुलेशन वर्ड देगा, दोनों वर्ड देगा, या रिलीज वर्ड देता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद मैंने बोला था बेटा SSPL, सिंथेसिस, सेक्रेशन और लैक्टेशन के समय में प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। इतनी बातें आगे समझ में। उसके बाद मैंने बोला था बेटा जो ADH हार्मोन होता है वो निकलता तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एक्ट कहाँ करता है? किडनी के DCT पार्ट में। वहां से क्या कराता है? एक्स्ट्रा 20% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और वहीं पे हमने एक लाइन बोला था कि किडनी के किस पार्ट से, नेफ्रॉन के किस पार्ट से मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है? TCT। मैक्सिमम और KC का भी देगा, आप आंसर TCT लगाओगे। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड देगा तब DCT लगाओगे वाटर की। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? अब आ जाओ अगर ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या होता है बेटा? ग्रोथ के लिए ना, सोमैटिक ग्रोथ हो या बोनी ग्रोथ हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल के ग्रोथ के लिए, बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका नाम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन कब सीक्रेट होगा बेटा? जब वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। वो भूखे रहेगा, वो अच्छी नींद लेगा, उस कंडीशन में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन अच्छा निकलता है। इसीलिए पहले जो छोटे बच्चे होते थे वो जमीन पे खेलते थे, तो उनकी एक्सरसाइज होती थी, ग्रोथ हार्मोन निकलता था, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब क्या होता है? नहीं होते। इसीलिए देखोगे स्ट्रक्चर अब के जनरेशन में कम होता जा रहा है। तो हमको दो लाइन याद करना बेटा कि जो ड्वार्फिज्म होता है ग्रोथ हार्मोन के कमी से होता है कि ज़्यादा से होता है? डिफिशियंसी से होगा ना। किसमें? बच्चों में। बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ड्वार्फिज्म होता है, एक्सेस हो जाए तो वेगेंटिज्म हो जाएगा। लेकिन एडल्ट की बात करते हैं, अगर एडल्ट में एक्रोमेगाली हो जाएगा। एक्रोमेगाली के पेशेंट को पहचाने हो कभी? ध्यान से देखोगे बेटा, ये जो पोर्शन जा वाला पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है। उनके जो इंटरफेलेंजेस होते हैं वो बड़े बड़े दिखेंगे एक्रोमेगाली में। ठीक है। इतनी बातें आगे समझ में। उसके बाद आ जाओ बेटा थायराइड डिसऑर्डर का क्या होता है? एक जो बटरफ्लाई शेप है ना, यहाँ से देखो बटरफ्लाई शेप है, जो दोनों पॉइंट को ऐड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। बाकी वो दोनों जो होते हैं 4 लोब्स हो गए। ठीक है। लोब हो गया, बीच में जो कनेक्ट हो रहा है उसको इस्थमस बोलते हैं। तो अब हमें एक चीज़ बोले थे बेटा आपको कि आप अपने आसपास के पेशेंट को देखो, मतलब आपके घर में या आसपास में कोई बहुत जिसकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्या हो? बहुत ओबीज हो। ठीक है। उससे बात करो तो वो हिस्ट्री क्या दे बेटा आपको? वो हिस्ट्री देगा कि मुझे ठंडा लग रहा है, मतलब कोल्ड इंटॉलरेंस है। ठीक है। लेथार्जिक है, मतलब जल्दी थक जाता है, तो उसको क्या सोचोगे क्या है बेटा? हाइपोथायरायडिज्म। और हाइपोथायरायडिज्म में TSH की वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी ना। गलत लिखा होगा। ठीक है। कल बताया TSH की वैल्यू, अगर आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा रहे हो किसी पेशेंट का, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है मतलब उसको हाइपोथायरायडिज्म है। ठीक है। देखो ध्यान से, तो हाइपोथायरायडिज्म में क्या हो जाएगा बेटा? ये इंक्रीज करा देना। उसके बाद सिम्टम वेट गेन होगा, लेथार्जिक होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। हाइपोथायरायडिज्म में जस्ट अपोजिट होगा। किसी को देखोगे एकदम लीन थीन होगा। ठीक है। उसको क्या होगा? स्वेटिंग होता रहा होगा, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उसको हीट इंटॉलरेंस बोलते हैं। ठीक। तो उसमें आप TSH की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी बेटा? कम होगी।
इतनी बातें समझ में आ गई। वेट लॉस होगा, स्वेटिंग होगा, नर्वसनेस होगा, घबराहट होती है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो लोब होता है चारों लोब के नीचे, एड्रिनल ग्लैंड के चारों लोब के नीचे क्या होता है बेटा, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन से कौन क्या निकल, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, वहां से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। और पीटीएच का काम क्या होता है बेटा, कैल्शियम को बढ़ाना और फास्फेट को कम करना। ठीक है, कैल्शियम को बढ़ाता है और फास्फेट को कम करता है, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि अगर किसी पेशेंट को क्या होगा बेटा, किसी पेशेंट का पैराथायरॉयड ग्लैंड काट के निकाल देंगे तो उसको सबसे पहले सिम्टम क्या आएगी 24 घंटे के अंदर। किसी की थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई है तो उसके साथ में क्या चला जाएगा, पैराथायरॉयड चला जाएगा बेटा। पैराथायरॉयड चला गया तो क्या होगा, कैल्शियम कम हो जाएगी तो उसको नंबनेस होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, नंबनेस होने लगता है। नंबनेस का मतलब समझ आया, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, समझ आया ना। उसके बाद आ जाओ बेटा पैंक्रियाज। तो जो पैंक्रियाज होता है पहले उसको देख लो बेटा, टेल होता है, बॉडी होता है और हेड होता है। जो इंसुलिन निकलता है इसके टेल वाले पार्ट से निकलता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं टेल वाले पार्ट से निकलते हैं। तो जो पैंक्रियाज होता है बेटा उसमें 98 to 99% एंडोक्राइन होता है और 1 to 2% क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वहाँ से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। जो डाइजेशन वाले में हम लोग पढ़े थे ना, तो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंजाइम बोलते हैं ना। पैंक्रियाटिक एंजाइम को कंप्लीट एंजाइम बोल लेते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इवन कि आपका डीएनए आरएनए को भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इस वजह से उसको कंप्लीट एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, वो किससे निकलता है, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है बेटा। ठीक, अब एंडोक्राइन से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, निकलते तो टोटल 4 हार्मोन है बेटा, लेकिन मुझे 2 हार्मोन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन्स। हमारे शरीर में इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से शुगर को कम करता है ना। हम ये सब मेजर कहाँ करते हैं, ब्लड में या सीरम में मेजर करते हैं ना। ग्लूकोज को कहाँ मेजर करते हैं, या तो ब्लड में करेंगे, वही ब्लड का पार्ट सीरम होता है बेटा, उसमें ग्लूकोज को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कम कब होगा। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम करता है, सपोज करो एक पाइप है, एक पाइप है बेटा, पाइप के बाहर एक और पाइप है। तो जो बाहर पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। और जो पाइप है वो ब्लड वेसल है। सोच लो ना, हमारे शरीर में क्या हो गया, सपोज करो बेटा मेरा जो हाथ है ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये मेरा टिश्यू है, जो जैकेट वो टिश्यू है। अब क्या करता है इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करेगा। कैसे कम करेगा, वो टिश्यू में भेजने लगेगा ब्लड से, क्योंकि हमको एस्टिमेट कहाँ करते हैं, ब्लड में करते हैं। जब हम प्रिक करते हैं, चेक करते हैं, तो कहाँ पे चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर से। ब्लड ही चेक करते हैं ना, तो बेटा टिश्यू में भेज देगा। तो काम इंसुलिन का क्या होता है कि ब्लड को टिश्यू में भेज देगा। तो जिससे क्या होगा, ब्लड में शुगर की वैल्यू कम होगी। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा ने। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना होता है। अब ग्लूकागॉन में जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटा। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, शुगर को बढ़ा देगा। कोई 2-3 ऐसी कंडीशन मुझे बता सकते हो जिसमें ब्लड शुगर की वैल्यू कम हो सकती है। एक कॉमन बताओ, एकदम बेसिक, जो हर किसी के साथ हो चुका हो। बताओ बेटा। अरे कभी फास्ट रहे हो, फास्टिंग किए हो, फास्टिंग किए हो ना बेटा। फास्टिंग में क्या होता है, शुगर की वैल्यू कम होती है तो चक्कर आता है ना। तो फास्टिंग बोलो ना, अगर 18 घंटे ज़्यादा रह गए बेटा तो क्या होगा, ब्लड शुगर की लेवल कम होती है। तो हमारी शरीर क्या करती है, अपने आप ऑटोमेटिक रिलीज कराती है ग्लूकागॉन, जिसे आप फिर से रिकवर कर लेते हो। ठीक है, एक ये पूछा जाता है बेटा, ऐसी क्वेश्चन वाइवा में आप जब जाओगे ना वाइवा में, ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको अप्लाई करोगे, आंसर दोगे, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहो। अब बेटा हम आते हैं डायबिटिक मेलाइटस। सबसे पहले बेटा डायबिटिक मेलाइटस कोई बताएगा डेफिनेशन, कब हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस,
बताओ। अरे डायबिटीज मिलाटस कब बोलते हैं, कब बोलते हैं किसी बंदे को डायबिटिक हो गया? इंसुलिन कम होने लग गया। नहीं बेटा ये थोड़ी बोलते डायबिटिक, डायबिटिक कब बोलते हैं? अरे क्या मेजर करते हो? शुगर का लेवल ना, तो डिफिनेशन में क्या होगा, एक शुगर की वैल्यू होगी ना, लिखो नोट करो उसके। फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 इक्वल टू ग्रेटर है, मतलब 126 से ज्यादा या कम, ठीक है। उसका यूनिट mg पर dl होता है, 126 mg पर dl, इससे इसके इक्वल या इससे ज्यादा होगा किसका, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर। अब लिखो रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू 200 या 200 से ज्यादा, यूनिट mg पर dl है बेटा, ठीक है। हाँ 200 है उससे ज्यादा। उसके बाद एक बेटा HbA1c कराते हैं ना। देखो कि डायबिटिक वाले पेशेंट को डॉक्टर के पास जाओगे, हम लोग जब हमारे पास पेशेंट आता है बेटा, तो अगर डायबिटिक होता है तो सबसे पहले हम उसको पहले RBS कराते हैं, ठीक है, पहले फास्टिंग कराते हैं, फिर रैंडम ब्लड कराते हैं, फिर उसको HbA1c बताते हैं, ठीक है। तो पहले HbA1c की वैल्यू लिखो बेटा, HbA1c कैपिटल H स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल c 1, हो गया। इसकी वैल्यू 6 या 6.5 या उसके इक्वल या उससे ज्यादा, मतलब 6.5 के बराबर या उससे ज्यादा। हमने 3 वैल्यू बता दिए ना। आपसे कभी भी आज के बाद डिफिनेशन पूछा जाएगा बेटा डायबिटिक मिलाटस का डिफिनेशन बताओ, तो ये वैल्यू बताओगे, ठीक है। कि रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू 200, फास्टिंग की 126 से ज्यादा, और HbA1c की वैल्यू। अच्छा बताओ मुझे कि ये 3 वैल्यू क्यों कराते हैं? हम तो एक से भी करा सकते थे बेटा, 3 वैल्यू क्यों कराते हैं? हम फास्टिंग इसलिए कराते हैं बेटा, हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोई मतलब एक नॉर्मली ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की वजह से डायबिटिक मिलाटस है या किसी भी और पैथोलॉजी है, इस वजह से हम फास्टिंग कराते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लो एड्रिनल ग्लैंड बढ़ा होगा, ठीक है, वो तो प्रोड्यूस करता होगा ना जितना मन तितना, लेकिन अगर फास्टिंग मेरा प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा तो फास्टिंग के बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ना, इस वजह से कराते हैं। रैंडम क्यों कराते हैं बेटा? यही उसको रीचेक करने के लिए। अब आते हैं HbA1c क्यों कराते हैं? HbA1c 3 महीने की एवरेज वैल्यू होता है। कितने महीने की? 3 महीने की एवरेज वैल्यू बताती है बेटा कि हमारे बॉडी में कितना शुगर है एवरेज, समझ आ गया ना। अब उसके बाद बेटा जो होती है डायबिटिक मिलाटस 2 टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 होता है वो छोटे बच्चों में होता है, 1 से 5 साल तक बोल सकते हो। एडल्ट में या एडोलसेंट में, उसके मतलब बड़ों लोगों में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटिक मिलाटस होता है। अब दोनों का पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकता है बेटा? अगर मेरे पैंक्रियाज में ही दिक्कत है, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो उसको टाइप 1 बोलते हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है लेकिन मेरा रिसेप्टर खराब है, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप 2 बोलते हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैंक्रियाज में कोई गड़बड़ी होगी या लीजन हो गया, कुछ भी होगा पैंक्रियाज में, तभी तो नहीं होगा ना, उसको टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 क्या होता है? पैंक्रियाज सही काम कर रहा है लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब जिस रिसेप्टर पे काम करना चाहिए वो रिसेप्टर खराब है, तो रिसेप्टर वर्ड जरूर आना चाहिए टाइप 2 के डिफिनेशन में। इतनी बातें समझ आ गई आपको? अब ध्यान से देंगे, इंसुलिन किसको दोगे? टाइप 1 वाले को कि टाइप 2 वाले को? 1 वाले को। क्यों? क्योंकि वहाँ इंसुलिन है ही नहीं। लेकिन टाइप 2 वाले को शुरू के फेज में हम नहीं देंगे इंसुलिन। क्यों नहीं देंगे बेटा? क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन ऑलरेडी है, बस रिसेप्टर नहीं काम कर रहा है ना, तो मुझे रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है। इस वजह से जो मेटफॉर्मिन, ग्लेमेपेराइड, ठीक है, जितनी भी दवाइयाँ चलती हैं ये सब क्या करती हैं? रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। समझ आया? अब क्या होगा? अब कभी कहोगे कि बहुत बूढ़े लोगों का भी हम इंसुलिन देते देखे हैं, बोलोगे ना। अगर किसी को बेटा लंबे समय तक डायबिटिक मिलाटस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी को लंबे समय तक डायबिटिक मिलाटस हो जाएगा तो कहते हैं कि लेमार्क का सिद्धांत है कि जिस साबुन को आप यूज नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना।
तो धीरे धीरे एक समय के बाद हमारा पैंक्रियाज में एट्रोफी हो जाती है, तो एटलीस्ट इंसुलिन का सिक्रीशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब सब दवा काम करना बंद कर देता है तो लास्ट में हम एडल्ट में भी इंसुलिन देते हैं, लेकिन शुरू में नहीं देते। इतनी बातें समझ आ गई, लास्ट में क्यों देते हैं। ये बेटा टाइप 1 टाइप 2 डिफिनेशन समझ में आ गया, ट्रीटमेंट समझ में आ गया। अब इसका सिम्पटम क्या होगा। कभी भी किसी डायबिटिक पेशेंट को देखोगे बेटा ना, 3 चीज, कई बार वॉशरूम जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। जितना पानी निकालेगा बेटा, पानी निकाल इतनी बार वॉशरूम क्यों जाता है। हमारा जो शरीर होती है ना, हमारे शरीर को गॉड ने इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है बेटा कि वो खुद चाहती है कि हमारे अंदर जो भी गड़बड़ हो रहा हो क्या हो जाए, उसको हम सही कर दें। तो जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा यूरिन के थ्रू क्या निकलता है, शुगर बाहर जाता है। समझ आया ना। हम कह रहे थे ना पीसीटी से शुगर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है 100%, लेकिन बेटा कितना करेगा। एक रिसेप्टर होता है ना, 100 रिसेप्टर होता है तो 100 ही तो करेगा। अब 100 रिसेप्टर है, 500 आ रहा है तो बाकी तो यूरिन बाहर निकाल देगा ना, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकाल देगा ना। इसीलिए इस टाइप के पेशेंट में देखोगे जहाँ पे वो वॉशरूम करते हैं वहाँ पे चींटियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके यूरिन में शुगर होता है। यूरिन में क्या होता है, शुगर होता है। तो उसको शुगर को निकालने के लिए हमारे बॉडी से हमारे शरीर क्या करती है कि बार बार वॉशरूम कराती है। अब जितने बार पानी निकालोगे बेटा डिहाइड्रेशन होगा, उसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। पानी खूब पिएगा, खूब पिएगा, खूब निकालेगा। पॉलीफेजिया क्या हो रहा है बेटा, अब ग्लूकोज तो है हमारे शरीर में, लेकिन वो क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकल जाता है। हमको तो एटलीस्ट ग्लूकोज चाहिए ना, इस वजह से उसको भूख नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, वो आदमी मोटा होता है। आए समझे ना। अब क्या करोगे, एक कॉमन सेंस में बता रहा हूँ। आपके घर में कोई डायबिटिक का पेशेंट होगा, मैं 99.9% सही बोल रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू 250 के रेंज में होगी, अगर वो 2-3 काम करेगा तो उसकी शुगर बहुत कम हो जाएगी। क्या करना है बेटा, कम से कम डेली, वीक में डेली 45 मिनट तक वीक्स वॉक करना है। दौड़ना नहीं है, ठीक है, तेज चलना है 45 मिनट तक। अगर 1-1.5 से 2 साल कर लेता उसकी शुगर की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होती है बेटा, हमने बोला था रिसेप्टर खराब होता है। क्या खराब होता है, रिसेप्टर खराब होता है। और रिसेप्टर खराब क्यों होता है, जहाँ पे रिसेप्टर होता है वहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही दौड़ेगा फैट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा और रिसेप्टर फिर से सेंसिटिव हो जाएगा। हमारे पास क्या है, इंसुलिन तो है ही ना, रिसेप्टर सेंसिटिव हुआ फिर से अपना काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एडवाइस करना है आपको कि नमक और चीनी टोटली बंद, देना ही नहीं है। दूसरी चीज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, दौड़ना नहीं है। जब दौड़ोगे ना उस कंडीशन में फैट नहीं जाता, उस कंडीशन में आपका कार्ब जाता है। लेकिन जब रिस्क वॉक करोगे बस उस कंडीशन में आपका फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद आ जाओ बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन। हमने बताया था आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमने डिफिनेशन बता रखा है बेटा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे लड़कों में क्या होता है, बियर्ड का आना, ठीक है, आम पीठ के बाल का आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर का आना, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बाकी तो कॉमन था सब में। लेकिन और मेल में क्या होता है, टेस्टिस का इलाज होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये कब होता है बेटा, एक नॉर्मल कंडीशन पे, मेंसेस का आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। उसके बाद आते हैं बेटा जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सीड याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें सेमाइनल वेसिकल वगैरह नहीं लिखा है। तो देखो टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमस हो गया, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, सेमाइनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड, बहुत सारे होता है लेकिन इतना छोड़ रखो जानते हो। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। और कौन से हार्मोन निकालते हैं बेटा, उस हार्मोन का टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। एक सर्टोली सेल भी होता है, एक लिडिक सेल होता है। टेस्टिस के 2 सेल होते हैं, एक लिडिक सेल होता है, दूसरा सर्टोली सेल होता है। जो लिडिक सेल होता है वो टेस्टोस्टेरोन निकालता है, जो आपका सर्टोली सेल होता है एक तो न्यूट्रिशन के लिए, सपोर्ट के लिए होता है, दूसरा वहाँ से इन्हिबिन हार्मोन। ठीक है, इन्हिबिन निकलता है। तो ध्यान दो, टेस्टोस्टेरोन करता क्या है बेटा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो भगवान ने इसीलिए स्क्रोटम को शरीर से बाहर रखा। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बॉडी की टेम्परेचर कम होनी चाहिए। ठीक, उसी में कहानी बताया था मैं आपको कि मैक्सिमम अगर मेल इनफर्टाइल होगा तो 99.9% चांसेस होता है बेटा कि वो हार्ट एरिया में काम कर रहा होगा, जहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर से उससे ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब आते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं बेटा? स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है? मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये सब पढ़े हो ना, ये सब आता है ना? ठीक है, तो इसको वो कर देते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बता रहा हूँ बेटा। होता क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कब होता है? प्यूबर्टी एज, जब मेल चला जाता है उस समय स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन की जरूरत रहती है। ये बेसिक इतना याद रखो बेटा। उसके बाद आ जाओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल में क्या होता है बेटा? ओवरी होती है, मैंने बताया था क्या होता है। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये मेरा बॉडी, ये यूट्रस है। ये जो हाथ में उंगलियां है मेरे फिम्बरी है। ठीक है, अगर सपोज कर लो इसमें मैं कुछ पकड़ लूँ तो ओवरी है। ठीक है, मैंने कुछ पकड़ लिया, वो क्या पार्ट है? ओवरी है। ये क्या हो गया बेटा? फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे होता है। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? इंटरस्टिशियम, ठीक है, इंटरस्टिशियम और इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी, यही तो होता है। तो कहाँ पे होता है बेटा? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे होता है। क्यों? क्योंकि वाइडेस्ट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो करके कहाँ आता है बेटा? यूट्रस में आता है। यूट्रस के किस पार्ट में? फंडस में। वहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यही होता है मेरा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी है बेटा, यहाँ से ओवा जाएगा। ठीक है, वजाइना के थ्रू, ठीक है, क्या जाएगा? स्पर्म जाएगा। तो स्पर्म का मोटिलिटी होकर के यहाँ आना और ओवा का पेरिस्टालसिस करके यहाँ जाना। ठीक है, जो कि स्पर्म मोटाइल होता है तो दोनों आकर के यहीं पे मिलते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से पेरिस्टालसिस करते करते यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आकर के निकल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा फीमेल सेक्स आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेट करता है मेंसेस को। ठीक है, और क्या करता है बेटा? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में यूज होते हैं इसको। तो हम बोले थे कि अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक खाल नहीं होगा तब तक पीरियड नहीं होगा, मेंसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मिस हो गया इसका मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्रेगनेंसी में जाती है। हमने बोला था बेटा देखो दो चीज होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है। अगर ये कम हो रहा है तो ऊपर वाला स्टिमुलेट करेगा ना, ऐसा चले चीज को स्टिमुलेट करा के बढ़ाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो इनहिबिट करेगा कि नहीं मत निकलो क्योंकि अब मैं ऑलरेडी ज्यादा हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट हो गया। ओजेनेसिस में क्या हो गया बेटा? ओजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? ओवा बनने के प्रोसेस को ओजेनेसिस बोलते हैं। ये कब होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही चालू हो जाता है। जब बच्ची पैदा नहीं होती है तो उसी समय उसमें क्या चालू हो जाता है बेटा? ओजेनेसिस की प्रोसेस चालू हो जाता है। अरेस्टेड स्टेट में पहुंचा होता है, एनसीईआरटी पढ़े हुए है ना। अब क्या होता है? एक मेंसेस में एक ओवा रिलीज होती है। तो टोटल एक ओवरी से एक साल में कितने ओवा रिलीज होते हैं बेटा? एक ओवरी से एक साल में 12 मंथ में 6, दोनों को मिला करके 12 अल्टरनेट निकलता है। अब आ जाओ बेटा मेंसेस, हमने बताया था। तो जो बेटा मेंसेस होता है इसके एक दो यहाँ पे दो चीजों को देखना होता है। एक यूट्रस में चेंजेस देखना होता है, दूसरा ओवरी में चेंजेस देखना होता है। जो मेंसेस होता है वो किसके चेंजेस की वजह से होता है बेटा? मेंसेस होता है तो किसके चेंजेस में होता है? यूट्रस के ना। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ऊपर वाला पेरी या सुपरफिशियल, कुछ भी बोल दो। तो जो एंडोमेट्रियम होता है उसी का सेटअप होता है ना, जो ब्लड के थ्रू आती है बाहर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो हम ये पढ़ रहे हैं ये यूट्रस में चेंजेस देख रहे हैं।
तो यूट्रस में जो शुरू के बेटा जिस समय पीरियड चालू, सपोज कर लो किसी का 1 तारीख को पीरियड चालू हुआ, तो जो शुरू का ब्लीडिंग फेज होता है 5 दिन 4 दिन जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज या मेंसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 14वें दिन पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होगा, कैसे पता चलेगा ओवुलेशन है, ठीक है, हम लोग को पता चल जाता है। मेरे पास पेशेंट आता था, हम पता कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय बॉडी की टेम्परेचर कभी भी देखोगे तो 0.5 डिग्री से ज़्यादा होगा नॉर्मल कंडीशन, उसको लगेगा फीवर है। ठीक है, ओवुलेशन के समय होता है बेटा। सपोज कर लो 1 तारीख को क्या हुआ था, मेंसेस शुरू हुआ, ठीक है, तो उसी दिन से कैलकुलेट करोगे 14 डे पे, वहाँ पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडे का रिलीज होना बेटा। ठीक है, अंडे का रिलीज होना हो गया तो 14 दिन तक, उसके बाद कहाँ से 6-7 डे, मतलब 6 to 7 डेज, 6 डे वहाँ मान लो और 14 को यहाँ हो रहा है तो 13 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ठीक है, 14वें दिन को क्या बोलता मैंने क्या बोला बेटा, ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन हो रहा है। उसके बाद का जो फेज बचता है बेटा वो क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। हमने आपसे बोला था कि जो ओवा होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, 24 आवर होती है। कितनी होती है, 24 आवर होती है, कभी कभी वो मतलब 48 तक कर सकते हो। स्पर्म का कितना होता है लाइफ, 48 to 72 आवर्स। ठीक है, 48 to 72 आवर्स होती है, कभी कभी 4 दिन से हो सकता है, 96 होता है। एक एवरेज वैल्यू याद करोगे 24 और 72, कितने याद रहेगा। अब ध्यान देना बेटा, 14वें दिन क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। अगर सपोज कर लो कि कोई मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, किस तारीख को किया बेटा, 12 को किया या 11 को किया, प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों, 14वें दिन क्या निकला बेटा, 1 निकला, लेकिन इस पर कोई 11वें दिन तो रह चुका है ना, उसकी लाइफ कितनी थी अभी तक, 72 आवर, कभी कभी 96 हो सकता है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, 14वें दिन यहाँ ओवा निकला, अब ये कितने दिन तक रहेगा, कम से कम 16 तक रहेगा। अगर 16 तक भी इंटरकोर्स होगा, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड, तो भी प्रेगनेंसी के चांस होती है। ठीक है, तो इस पीरियड को कहाँ से लेकर के बेटा, 10 तारीख से लेकर के यहाँ 18 तारीख तक या 19 तारीख तक, ठीक है, दिन तक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनसेफ पीरियड बोलते हैं उसको। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा दिन होता है बेटा, लास्ट के पीरियड आने से पहले, मेंसेस होने से पहले का जो फिर 1 वीक होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है इसके लिए कि प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये बातें समझ आ गई आपको, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये समझ में आना भी चाहिए। उसके बाद आ जाओ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या हो गया बेटा, ओवम, ठीक है, स्पर्म से मिलना मैंने बता दिया कहाँ मिलता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, यूट्रस में इम्प्लांट होता है फंडस पार्ट में। ठीक है, 9 मंथ या 14 वीक होता है जेस्टेशन पीरियड। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशल सेंसर्स में आ जाओ बेटा, कौन कौन से होते हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, ये हो सकते हैं। और क्या होते हैं, स्किन हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, टंग हो सकता है टेस्ट के लिए। ठीक है, मुझे लेकिन ये पढ़ना होता है 3 मिनट। अब आ जाओ आई में, एक बेस मैंने बताया था, हमने कहा था जो पूरा ब्लैक होता है बेटा वो कार्निया है। ब्लैक के अंदर बहुत देखोगे डीप ब्लैक होता है, वो क्या, प्यूपिल होता है। ठीक है, कभी किसी को टार्च मार के देखो, प्यूपिल में कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ध्यान से देखो। तो आगे वाला पार्ट इसमें देखो बेटा, ये कार्निया होती है। ठीक है, पीछे वाले पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक, और स्क्लेरा के नीचे क्या होता है, कोरोइड होता है, उसके नीचे क्या होता है, रेटिना होता है। हेलो हेलो, इतना बात समझ में आ गया बेटा। उसके बाद हमने बोला था आगे जो होती है इंटीरियर सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, फिर मैंने चैम्बर के बारे में बात किया था। बेसिक आइडिया है ना। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कितना याद रखो। उसके बाद मैंने बोला था इसमें बेटा कि पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ऑप्टिक कैनल हो गया, फिर अंदर मिडिल ईयर हो गया, फिर इंटरनल ईयर हो गया। इतना बात याद रखो, बाकी बेसिक तो याद होगा ना। नोज के लिए क्या करोगे बेटा, इसमें 2 लाइनें आपको करने के लिए बोला था मैं कि इसमें एक ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, फिल्टर एंड वार्म होता है।
कि कोई क्वेश्चन बताएगा मुझे जो मेरा फेरिंग्स होता है उसका मेन काम क्या होता है? फेरिंग्स का मेन काम होता है। इसोफेगस का मेन काम क्या होता है? इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। फेरिंग्स का काम क्या होता है? नहीं बेटा, कनेक्ट नहीं करता है। उसका मेन फंक्शन होता है, मैंने फंक्शन पूछा था कि जो एस्पायरेट नॉटरिकेशन, ठीक है, नीचे वाले एयरवे को प्रोटेक्ट करना, लोअर एयरवे को प्रोटेक्ट करने का काम, ठीक है। इतने बातें समझ में आ गई? कुछ पूछना हो तो बताओ।